सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 4 पहली चूक के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, कल भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, इस कहानी के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार और कथाकार श्री लाल शुक्ल जी हैं। इस कहानी में उन्होंने भारत देश के गांव के महत्व का वर्णन किया है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया कि जब उन्होंने अपनी बीए की शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली थी, परंतु शहर में रहते हुए भी उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो जल्दी से अपने गांव चले जाए और वहां जाके खेती बाड़ी कर ले। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने ये इच्छा अपने चाचा को बताई। उनके चाचा ने कहा कि बेटा, ये कार्य बहुत कठिन है। पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ये काम बहुत कठिन है। कृषि करना बहुत आसान बात नहीं है। इसमें दिन और रात एक करना पड़ता है। पसीना, मिट्टी और गोबर के साथ खेलना पड़ता है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। पाठ 4 पहली चूक भाग 2। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। ना खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, ना हीरो ने कोरस गाया। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। चुपचाप मैं अपने रास्ते पर चलता गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चाचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, ये आप पूछ क्या रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ, ये बाजरा कौन है? कहाँ रहता है? ये खड़ा कहाँ है? इसे क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उसने कहा, ये देखो, ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, ओह, मैं तो हंसी कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छां ढूंढ रहा हूँ। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत हैं। बच्चों, इस भाग में लेखक ने बताया कि जब उनके चाचा ने उन्हें खेत में जाने का रास्ता बताया तो उन्होंने सोचा कि बाजरा किसी व्यक्ति का नाम है, क्योंकि वो शहर से आए हुए थे और वो नहीं जानते थे कि बाजरा एक फसल होती है। तो वहाँ आसपास लोगों से पूछने लगे कि बाजरा कहाँ रहता है और वो क्यों खड़ा हुआ है। तो लोग, जो गांव के किसान थे, वो उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और उन्होंने सोचा कि इनको ये भी नहीं पता कि बाजरा एक प्रकार की फसल होती है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। मुझे भी झेप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। वहाँ वह था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। बच्चों, रुपहले पर्दे का अर्थ होता है सिनेमा या मूवी। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। ये इस प्रकार से हुआ।
मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करनी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। इसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है। वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन मुझे कीटाणुनाशक दवाई खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। इसके बाद मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कॉटराइज की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बूशर्ट पहनी, फ्लैट कैप लगाई और चचा से कहा, देखिए ये खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा। चचा ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई। जाओ शहर ही में रहकर खेती करो। मैंने प्रसन्न मुद्रा से कहा, नहीं चचा, चूक आपसे नहीं हुई, पहली चूक तो मुझसे ही हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे बैलों की पूंछ उमेटते हुए खेतों की ओर चले गए। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के सार को समझ लेते हैं। बच्चों, लेखक ने इस कहानी में भारत देश के गांव के महत्व का वर्णन किया है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अधिकांश शहरी लोग गांव और वहां के जीवन से अपरिचित है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये बताया है कि अधिकांश शहरी लोग गांवों के विषय में पुस्तकों व फिल्मों के द्वारा ही जान पाते हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जीवन की सत्यता को समझना चाहिए कि वास्तव में कृषि व किसान हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन निर्वाह होना कठिन है, क्योंकि किसान को हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।